हेलो स्टूडेंट्स, डेबिट गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि कल आप सबके पास एनएफएल की तरफ से मैसेज आया होगा और जिसके पास नहीं भी आया तो हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि आपका जो अकाउंट असिस्टेंट वाला एग्ज़ाम है वो 17 दिसंबर को होगा। बाकी लोकेशन और टाइमिंग आपको एडमिट कार्ड आने पर पता चल जाएगी। एडमिट कार्ड के लिए आप लोग मेल पर एडमिट कार्ड की जो डिटेल्स है वो आपको मेल पे आएगी। और फिर भी हम आपको यही रेकमेंड करेंगे कि जिसके पास नहीं एडमिट कार्ड मेल पे आया वो उसके लिए एनएफएल की साइट से और हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको रेगुलर अपडेट से पता चलती रहे। और जैसे कि एक्सपेक्टेड नहीं था कि एनएफएल का एग्ज़ाम इतनी जल्दी होगा, तो काफ़ी बच्चे पैनिक कर रहे हैं। तो इसमें पैनिक करने वाली कोई बात नहीं है, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड ज़रूर है, बट हम अभी भी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके लिए हमें बस कुछ नहीं करना, हम आपके साथ कुछ टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो जिसकी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, वो शेयर करेंगे। और आप उनको उन पे ज़्यादा फोकस करके जाइएगा। प्लस हमने एक अपनी एनएफएल की टेस्ट सीरीज भी की है जो स्पेशली आपके इस टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से डिज़ाइन की है कि आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस उनकी कर सको। वो हम वीडियो के एंड में बताएंगे। पहले हम कुछ डिस्कस करेंगे अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर एनएफएल असिस्टेंट एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले ये जो एग्जाम है वो बीकॉम का बिल्कुल बेस आएगा। तो बीकॉम का बेस किस पे आधारित है? बीकॉम का बेस आधारित है हमारा अकाउंट्स पे, सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग पे। तो हमने सबसे ज़्यादा फोकस इस पे ही करना है क्योंकि ज़्यादातर जो लास्ट की फर्स्ट 2 वैकेंसीज थी जो आई थी हमारे 17 और 19 में, उसमें सबसे ज़्यादा किसमें फोकस किया हुआ था? फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग में। ठीक है। और जो इसके बाद वाली वैकेंसी थी उसमें इकोनॉमिक्स का भी काफ़ी पोर्शन था। तो इसी हिसाब से हम इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से पढ़ के जाएंगे कि जो अभी चल रहे हैं टॉपिक्स उनको अच्छे से ज़्यादा और पॉलिश कर सकें। तो सबसे पहले हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का करना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको बिल्कुल जो +1 +2 में पढ़ा हुआ है ना, अकाउंटिंग के बेसिस, कंसेप्ट, कन्वेंशंस, साइकिल, जर्नल एंट्रीज, लेजर, उसकी पोस्टिंग, वो सारा अच्छे से करके जाना है कि कौन सी एंट्री कहाँ जाएगी। सब्सिडरी बुक्स में जाएगी, जर्नल प्रॉपर में जाएगी। जैसे हमारी ओपनिंग क्लोजिंग एंट्री होती है वो पूछ लेते हैं कि एंट्री हम कहाँ पोस्ट करेंगे। कहाँ पोस्ट करेंगे? हम अपने जर्नल प्रॉपर में। ठीक है। ऐसे परचेज के वो परचेज बुक में जाएगी, सेल्स के वो सेल्स बुक में जाएगी। ठीक है। तो ऐसे पूछ सकते हैं हमसे ये। और किसकी, जैसे कैश बुक के रिगार्डिंग पूछ लिया आपसे। तो बेसिक अकाउंट्स में ये सब चीज़ें हमारे पास आ सकती हैं। और प्लस डबल एंट्री सिस्टम कैसे शुरू हुआ, क्या फ़ायदा है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, कि कौन कौन से एडवांटेजेस हैं और इसमें कौन सी डिसएडवांटेजेस है। इस प्रकार के कुछ आपको एमसीक्यूज देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। और हाँ, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल रेवेन्यू रिसीट्स, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में इसमें एक से ज़्यादा क्वेश्चन, एक ना क्वेश्चन तो बनना ही होता है। तो आपको देख के जाना है कि कौन से कैपिटल रेवेन्यू में आएंगे, कौन से कैपिटल रिसीट में आएंगे या रेवेन्यू रिसीट में आएंगे, ऐसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएंगे या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएंगे। तो इसकी आप ना एमसीक्यूज अच्छे से लगाओगे तो आपको टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर आता है हमारा बीआरएस। बीआरएस में ऐसे ही है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि अगर पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, तो कैश बुक का कैसे निकालेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे। या फिर कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ तो पासबुक का कैसे निकालेंगे। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। और इनकी कैलकुलेशन होती हैं वो इतनी कोई हाई लेवल की नहीं होती हैं। आप आराम से, जैसे कि पेपर आपका ओएमआर शीट है, उसके बैक पे हमें दिया होगा, रफ पेज दिया होता है, आप आराम से वहाँ पे अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। वो एक मिनट में आपके आराम से हो जाएगी। ठीक है। और उसके बाद है अकाउंटिंग प्रिंट फॉर बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स। इस पे भी क्वेश्चन आने के आपके बहुत चांसेस हैं। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से आपको क्वेश्चन आने ही आने हैं। आने ही आने मतलब ये मान के चलो कि 90% इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है। और प्रिपरेशन फॉर फाइनल अकाउंटिंग, फाइनल अकाउंट्स में आ जाएगा हमारी क्लोजिंग एंट्रीज। ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी एंट्रीज जाएंगी, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कौन सी जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सी एंट्री जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। ये बेसिक बेसिक चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। तो आप इनकी एक बार ऊपर ऊपर से अच्छे से, मतलब कि आपको पता चल जाए कि इसमें क्या क्या आना चाहिए, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के सारे मेथड्स,
अच्छे से कौन सा मेथड कहाँ पे एप्लीकेबल हो सकता है, उसके फॉर्मूलाज। ठीक है, तो ये हमने अच्छे से पढ़ के जाने, और इसके एमसीक्यूज जो हमने टेस्ट सीरीज में दी हैं, अगर आप वो लगाओगे ना तो आपको ये नहीं भूलेंगे कभी भी। फिर आएंगे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था आपके साथ कि इसमें क्या इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल के लिए कौन से टूल्स यूज होंगे, एक्सटर्नल के लिए कौन से टूल्स यूज होंगे। तो इसको आप अच्छे से बारीकी से, इसका एक चार्ट है वो आपको आराम से मिल जाएगा, हमारे सिलेबस में भी है, उसको आप अच्छे से पढ़िएगा। उस चार्ट को आप अच्छे से कर जाएंगे तो आपके 2 क्वेश्चन आराम से वहाँ पे पेपर में हो जाएंगे। और इसी का ही पार्ट है एक रेशो एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का ही पार्ट है हमारा रेशो एनालिसिस। ठीक है, वो आता है हमारे इंटरनल एनालिसिस में, इंटरनल फाइनेंशियल एनालिसिस में आता है। ठीक है, तो उसका ये ही टॉपिक है, इसका सब टॉपिक है ये, तो इसमें ही कवर हो जाएगा, तो आप ये भी अच्छे से करके जाइएगा। फिर आता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे पूछ लेंगे कि एक एक की एक्टिविटी है, मान लो आपको डिविडेंड रिसीव हुआ है, तो कौन सी एक्टिविटी के अंडर आएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फिर फाइनेंशियल, तो आपको वही मार्क चूज करके आना है कि ऑप्शन किस में आएगा वो। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। फिर फंड फ्लो स्टेटमेंट, इसमें आएगा सोर्सेज ऑफ फंड्स और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स प्लस वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन। ठीक है, तो वो आप देख सकते हो कि किस में फंड फ्लो होने के चांसेस है। अगर लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म में हो रहा है या शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में हो रहा है, तो वहां से आप जिसमें चेंज इन वर्किंग कैपिटल आएगा ना, फंड फ्लो वहां होता है। तो इसी प्रकार से आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं या सीधे से पूछ सकते हैं कि क्या होता है। बाकी वर्किंग कैपिटल की हमारी डेफिनेशन है, एक ग्रोस है और एक नेट है, वो भी आप अच्छे से पढ़ के जाइए, वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट आपको क्लियर हो। ठीक है, उसके बाद है हमारे फाइनेंशियल। फिर आता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैसे आएगा कि हम अपने जो बिजनेस के लिए फंड्स हैं वो कहाँ से रेज कर सकते हैं, तो कहाँ पे अगर अप्लाई करेंगे कहाँ बेनिफिट होएगा। तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि हम कहीं से फंड रेज कर रहे हैं तो हमारी कॉस्ट कितनी बनेगी। ठीक है, कितना खर्चा आएगा, हम इंटरनल फंड्स यूज कर रहे हैं तो क्या खर्चा पड़ेगा, मेरी क्या कॉस्ट आएगी। और अगर हम एक्सटर्नल फंड्स यूज कर रहे हैं, वो भी लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म कर रहे हैं, डेट कर रहे हैं, इक्विटी कर रहे हैं, वो सारे की कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड डेट, इंटरनल फाइनेंसिंग, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की, ये सारे टॉपिक हमारे कवर होते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। फिर आता है हमारा कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग में जैसे हमारे एनपीवी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, तो ये सारे मेथड्स हैं, इनके फॉर्मूलाज आपको अच्छे से आने चाहिए। प्लस और कि कौन से सिचुएशन में, कौन से सिनेरियो में कौन सा मेथड से हमें कैलकुलेट करना चाहिए कैपिटल बजटिंग का, कौन सा मेथड कब किस मेथड में ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आपको तैयारी भी उनसे ही करनी है। और आप यकीन मानिए, ये तैयारी आपकी एक हफ्ते में, अभी 10 डेज पड़े हैं आपके पास, 7-8 दिन में आराम से अच्छे से हो जाएगी। अगर आप अपना 100% देना चाहो तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत अच्छे से आराम से हो जाएगी आपकी तैयारी। ठीक है, फिर हमने बेसिक टॉपिक पढ़ के जाना है इक्विटी डेट का, उनकी कैसे इशू होती है और कैसे रिडम्पशन होते हैं, प्लस टाइप ऑफ शेयर्स। ठीक है, वो पढ़ के जाने हमने। तो ये रहा हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पूरा टॉपिक। फिर आता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने करना है कॉस्ट की डेफिनेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट असर्टेनमेंट। ठीक है, कॉस्ट ड्राइवर्स, ये छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मात्र 2 घंटे में आपकी सारी डेफिनेशंस तैयार हो जाएंगी, अगर आप अच्छे से बैठ के समझो और फिर इसके एमसीक्यूज लगा लो, आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम होंगे। फिर आपके आता है, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें दे देते हैं कि जॉब कॉस्टिंग कहाँ एप्लीकेबल होएगी, प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ होएगी, बैच कॉस्टिंग कहाँ होएगी। तो अब इनकी एक एक डेफिनेशन पढ़नी है, प्लस इसके साथ ना कुछ एग्जांपल्स ही होती हैं कि जॉब कॉस्टिंग जैसे टेलर के लिए लगा लो, जो टेलर होते हैं जो ये स्टिचिंग वगैरह करते हैं उनके लिए लगा लो, या फिर मैकेनिक लगा लो जिनसे हम ये अपना स्कूटर वगैरह ठीक करवाते हैं, उनके वो वाली सारी कॉस्टिंग है कि जॉब कॉस्टिंग जो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए आ गई। ऐसे ही सेम हमारा है बैच, बैच कॉस्टिंग, वो कैसे आ गई, फार्मास्यूटिकल के लिए आ गई, टॉय इंडस्ट्रीज के लिए आ गई। ऐसे ही हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग है, शुगर आ गया, ऑयल आ गया। ठीक है, शुगर इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री, तो इनके सारे एग्जाम्पल्स है ना, आपको पता होने चाहिए, क्योंकि वो पूछ लेंगे कि ऑयल इंडस्ट्री में कौन सी कॉस्टिंग यूज होती है, शुगर इंडस्ट्री में कौन सी कॉस्ट यूज होती है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, तो इसके लिए आपको इसकी डेफिनेशन प्लस कुछ एग्जाम्पल जो मेन मेन टॉपिक्स हैं वो आप साथ में कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्जिनल कॉस्टिंग और ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग का
बेसिक बेसिक पढ़ के जाना है। कहाँ कहाँ हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग एप्लीकेबल होती है, कौन कौन से हमारे जो बिजनेस डिसीजंस हैं वो मार्जिनल कॉस्टिंग से बेटर लिए जाएंगे, वो देखना है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का बेसिक पढ़ के जाना है कि स्टैंडर्ड में कॉस्टिंग क्या होती है, उसमें और वेरियांस कैसे आएगा, वेरियांस एनालिसिस करना है। तो इसमें ज़्यादा अगर आपको फॉर्मूलाज अच्छे से याद होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अगर इसका बेसिक भी पढ़ के जाओगे तो आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ ना, आप उसके बेसिस पे क्वेश्चन कर सकते हो। तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, बस थोड़ा सा आपको अगर आपको नहीं टाइम मिलता है तो थोड़ा सा इसके ऊपर ऊपर से देख के चले जाइएगा। फिर बजट में है, बजट में और बजटरी कंट्रोल में टाइप्स ऑफ बजट पढ़ के जाना है हमने, ठीक है, कि बजट के कौन कौन से टाइम में जीरो बेस बजटिंग करके जानी है, कौन सा बजट पहले बनेगा, कौन सा बजट किस पे डिपेंड करता है, ये वाला टॉपिक। प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंटिंग और इसके रिस्पॉन्सिबल सेंटर्स जो होते हैं, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर, कॉस्ट सेंटर, वो सारे आपको पढ़ के जानी है। फिर टॉपिक आता है हमारा टैक्सेशन। टैक्सेशन में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि बीकॉम लेवल का एग्जाम है, कोई इसमें बीकॉम की ही मांगी इन्होंने क्वालिफिकेशन, तो ये टैक्स ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल पे नहीं आ सकता, ये हम सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आप इसके बेसिक टॉपिक पढ़ के जा सकते हो, जैसे कि इनकम टैक्स का बेसिक क्या है, कब आया, ठीक है, और जो हमारी स्लैब्स होती हैं स्लैब रेट अच्छे से कर जाना, ठीक है, रेसिडेंशियल के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए, कंपनीज के लिए और कॉपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट बने हुए हैं ना स्लैब रेट, वो याद कर जाना। रेसिडेंशियल स्टेटस देख जाना कि ऑर्डनरी कौन सा होता है, नॉन ऑर्डनरी कौन सा होता है, एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम कि टोटल इसमें क्या इसका कैलकुलेशन है, वो 2 मिनट का ही है, वो आप कर लेना। एग्रीकल्चर इनकम, हाँ, और कौन सी एग्रीकल्चर इनकम का सेक्शन भी देख लेना एक बारी। प्लस इसमें क्या करना है कि कौन सी इनकम जो हमारे इनकम का मतलब कौन सी इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, हाँ, जिनकी एग्जम्पशन मिलती है हमें, ठीक है, वो देख लेना। प्लस एक ऐसा भी टॉपिक है कि कौन कौन सी इनकम को एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा, उसमें कुछ 10-12 पॉइंट्स हैं, अगर आप एक बार पढ़ लोगे, एक बार रीडिंग भी दे लोगे ना, आपको ध्यान में रहेंगे, ठीक है, तो एक बार हो सके तो उस पर भी नजर मार लेना। प्लस इसके क्वेश्चन लगा लोगे तो आपका सोने पे सुहागा और बेटर हो जाएगा। फिर आता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेशन। इनडायरेक्ट टैक्सेशन में जीएसटी अभी बहुत रिसेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ज़्यादा कुछ नहीं, जीएसटी के टाइप, ठीक है, जीएसटी में बेसिक जो लॉ है 4-5 सेक्शन है इसके, मेन मेन हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, आप अच्छे से कर लेना, और इसकी लेवी और कलेक्शन कैसे होती है बस वो कर लेना, बहुत है इतना, ये कितने टैक्स हैं, कैसे क्या लगेगा और कौन कौन सी रेट्स हैं इसके, ठीक है, 5%, 18%, 12%, 28%, ये कर लेना। और प्लस हमारा जो मॉडल है जीएसटी का वो किस कंट्री के बेस पे है, कौन से मॉडल के बेस पे है, वो देख जाना कि क्या पता है क्वेश्चन एक ऐसा आ जाए। फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स का पिछले साल बहुत आया था, तो इस बार इसलिए हम उसका बेसिक बेसिक अच्छे से पढ़ के जाएंगे, ज़्यादा नहीं जाए पढ़ेंगे, बस बेसिक बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक में क्या पढ़ेंगे हम, डिमांड सप्लाई, ये तो बेसिक है बिल्कुल इकोनॉमिक्स का, इसके टाइप्स, इसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जो मेथड्स हैं वो कर जाएंगे, ऐसी हमने सप्लाई करनी है। फिर हमने थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर करना है, प्रोडक्शन का एंड कॉस्ट का, सारी जो कर्व्स है इसमें कि कौन सी कर्व कैसे टर्न करेगी, कौन सी कर्व किसको कहाँ काटेगी, ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, इसको आपको थोड़ा स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी कि चैप्टर आपको पूरा नहीं पढ़ना है कि कहाँ पे मेन टॉपिक लिखा हुआ, कहाँ पे मेन चीज़ लिखी हुई है, उसको थोड़ा पढ़ लोगे और थोड़े डायग्राम देख लोगे तो आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर ऐसी एनालिसिस ऑफ मार्केट, मार्केट में क्या परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन, वैसे ही आपको इसका बेसिक बेसिक कौन कौन सी मार्केट है उसकी डायग्राम में क्या है, बस इतना ही करके जाना है आपको। ये सिलेबस अभी ये मैंने बोला है तो आपको शायद ज़्यादा लग रहा होगा, बट अगर आप इसको आराम से एक हफ्ते में आराम से अच्छे से कर सकते हो, जितना हमें पेपर ओरिएंटेड प्लस। और ऐसा नहीं है कि आपने अभी आपको लग रहा है एग्जाम जल्दी आ गया तो बिल्कुल नहीं पढ़ के, कुछ ना से तो कुछ पढ़ के जाओ, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि कुछ भी ना हो आपको आता हो तो आप कुछ पढ़ के जाओ सबके। और सबसे बड़ी बात यह है कि एग्जाम की डेट सबके लिए इक्वल आई है, ऐसा तो है नहीं कि अगर अब आपको लग रहा है कि पेपर जल्दी आ गए तो हम ना पढ़ें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि सब बच्चों के लिए सेम चीज़ है, वो सब पे सेम एप्लीकेबल होएगी, प्लस नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, तो आपको इस चीज़ का बहुत बेनिफिट है। तो आपका बिल्कुल अपना मोटिवेशन बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है एग्जाम की डेट को देख के, आपको इस टाइम को बेटर यूज़ करना है, और इस चीज़ के लिए बिल्कुल पैनिक नहीं करना है कि हमारा कैसे होएगा, सब इक्वल हैं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, तो पर आराम से एक हफ्ते में शांत मन से पढ़िए,
आपका ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें होएगा। आप अच्छे से पढ़िए और प्लस एक पेपर की तैयारी आप अच्छे से करोगे ना, तो आपके आने वाले आगे वाले वो पेपर बहुत ईज़ी हो लगेंगे आपको। तो बिल्कुल भी अभी ऐसे नहीं छोड़ना कि हाँ, नहीं पढ़ना, पेपर आ गया और अच्छे से तैयारी करनी है, डबल कर देना अपना टाइम। टाइम टेबल इस हिसाब से सेट करो कि आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप कैप्चर कर लो और एक दिन रिवीजन का ज़रूर छोड़ना, रिवाइज़ करना पक्का इसको। और फिर पहले इसका पढ़ के अगर आपके पास टाइम बचता है ना, तो आप अपना क्वांट रीजनिंग पे अच्छे से लगाइएगा, क्योंकि करंट अफेयर में ऐसा होता है कि कितने ही पढ़ लोगे आप, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे का करंट अफेयर अच्छा है तो प्लीज़ वो जरूर करिए। बट ऐसा होता है कि करंट अफेयर और जीके में आप कितने ही पढ़ लोगे, बहुत वास्ट टॉपिक है। बट यहाँ आप स्कोर कर सकते हो, पहले उस पर काम करिए, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करिए, आपका बिल्कुल अच्छे से ये हो जाएगा। फिर हाँ, एक हमने जो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमने स्पेशल 10 डेज के लिए एनएफएल टेस्ट सीरीज फॉर अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम के लिए लॉन्च की है। तो वो इसी एग्जाम के लिए, इसी टाइम पीरियड के लिए स्पेशली है। उसमें सारे एमसीक्यूज हैं। अगर आप इन इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ोगे प्लस अगर आपको एमसीक्यूज मिलेंगे तो वो बहुत फाइन तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज को देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। और कोई भी आपको क्वेरी है आप पूछ सकते हैं, कोई भी आपको कुछ डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।